नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे विदेशी आक्रमण, जो प्रारंभिक विदेशी आक्रमण हुए। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास है, तो पारसीकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पारसीक में साइरस आया, साइरस के बाद से दारा प्रथम आया। फिर दारा प्रथम के बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सिकंदर का, यूनान, जो यूनानी आक्रमण थे। तो यूनानी आक्रमणों में हमने सिकंदर के बारे में अध्ययन किया था। और उसके आगे हम लोगों ने जाना था कि वो झेलम नदी तक आ चुका था। उसके आगे भारत पर वो आता है, किस तरीके से भारत में वो आक्रमण करता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए, एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं कि भारत में वो किस तरीके से प्रवेश होता है, भारत में किस तरीके से वह आक्रमण करता है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए, हम लोग देखते हैं अब सिकंदर भारत में किस तरीके से प्रवेश लेता है, भारत में कैसे वो प्रवेश करता है और भारत में आक्रमण किस तरीके से कर रहा है। तो मित्रों, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने आम्भी की अधीनता के बारे में पढ़ा था कि शशिगुप्त और आम्भी, ये दोनों राजा इसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। और शशिगुप्त को क्या किया था, एओरनोस का जो किला था, जिसको आप लोगों को पता है, आयुषी पांडे जी गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आम्भी और जो तक्षशिला का राजा आम्भी था और शशिगुप्त, इन दोनों ने इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और जब यह काबुल के पास आता है तो काबुल से अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक सेना के नेतृत्व यह स्वयं करता है और यह एकदम दुर्गम स्थानों से होते हुए सिंधु नदी के किनारे तक आता है। और एक जो सेना है उसका नेतृत्व उसका सेनापति करता है। तो उसके बाद आगे ये लोग बहुत सारे क्षेत्रों को जीतते हुए आते हैं। तो अब आगे यह कहां पर आता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। झेलम वितस्ता तथा हाइड्रेस्पीस करी का युद्ध, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार जैसे कि झेलम नदी के किनारे पर नेट जेआरएफ, राधे 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 राधे। तो जैसे कि आपने जाना कि जब यह ओहिंद के समीप आता है, ओहिंद का जो क्षेत्र है उसके समीप जब आता है, तो यह क्या करता है कि वहां से यह 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी पर यह पुल बनाता है। काहे का पुल बना रहा है, तो नावों का पूरा पुल बनाता है। और नावों के पुल से यह आता है भारत में, जिसको ये बोलता क्या है कि दुग्ध, किसका स्थान यह बोलता है, या भारत के बारे में बोलता है कि दुग्ध और मधु का स्थान, जहां पर दूध और मधु मिलता है वह स्थान, उस स्थान पर हम पहुंच रहे हैं। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे कैसे यह युद्ध करता है। पहली लड़ाई इसकी पोरस के साथ होती है। तो सर्वप्रथम यह सारे क्षेत्रों को जब यह जीतता हुआ आगे बढ़ता है, तो पोरस के पास यह संदेश भिजवाता है कि तुम अपने साम्राज्य को मेरे पे शामिल कर दो और मेरी अधीनता को स्वीकार कर लो। तो उसके बाद पोरस स्वाभिमानी होता है और पोरस इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है। और पोरस संदेश भेजवाता है कि मैं तुम्हारा सामना युद्ध भूमि पर करूंगा। और युद्ध भूमि पर सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करने लगता है पोरस। तो पोरस के खिलाफ अब सिकंदर भी पूरे जोर शोर से तैयारियां करने लगता है। और यह इसका बहुत ही भयानक युद्ध होता है। अब किस तरीके से युद्ध ये लोग कर रहे हैं, कैसे युद्ध करेंगे, पोरस की सेना में कितने लोग थे। अब एक यहां से चीजें समझिए कि भारत के जो राजा थे, भारत के राजाओं में अगर देखा जाए तो ये लोग
जो हथियार प्रयुक्त करते थे तो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे, जैसे कि धनुष बाण ऐसे प्रयोग करते थे कि बड़े बड़े धनुष बाण होते थे जिनको जमीन पर रख करके तीर चलानी होती थी, और हाथियों का अधिकतर प्रयोग करते थे। किन चीजों का मित्रों? तो यह हाथियों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते थे। तो चलिए एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। उसमें जब यह भारत की भूमि पर आता है तो राजा आम्भी, जो कि पहले ही इसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था, तक्षशिला का राजा आम्भी इसका भव्य स्वागत करता है, और इसके स्वागत पर इसको बहुत सारी मुद्राएं हो गया, हाथी और वृषभ, पृष्ठदार वृषभ। पृष्ठदार वृषभ क्या होता है कि जिनके बड़े ही मजबूत वृषभ, आप लोग जानते हैं कि बैलों को बोलते हैं, कुबर दाल जो बैल होते हैं, जिनके कुबर ऐसे निकले होते हैं, वैसे जो बैल होते हैं, तो पृष्ठदार बैलों को, इनको क्या करता है कि यह दान में देता है, स्वागत में उसके दान में दे रहा है। उसके बाद से जब इसका युद्ध होता है तो युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं कि पोरस की सेना में एरियन बताता है, एरियन क्या बता रहा है कि पोरस की सेना में 4000 अश्वारोही थे, 300 रथ थे और 200 हाथी थे। कितनी विशाल सेना है मित्रों? तो यहां पर देखिए कि 4000 अश्वारोही है और उसके अलावा 300 रथ है और 200 हाथी। उसके अलावा और क्या क्या है? तो इसके सेना में 30,000 पैदल सैनिक थे। कैसे? तो 30,000 पैदल सैनिक थे। और सर्वप्रथम पोरस ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 2000 सैनिकों को सामना करने के लिए भेजा था। सबसे पहले जो पोरस था, पोरस ने अपने पुत्र को भेजा था मात्र 2000 सैनिकों के साथ कि जा करके, पोरस ने भेजा कि जा करके सिकंदर को रोकने का प्रयास करो, लेकिन उसका पुत्र इस प्रयास में असफल रहता है और वह युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। इसके अलावा आगे क्या है कि जब यह युद्ध होता है तो अब दोनों लोग युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं। युद्ध की तैयारियों में आम्भी जो होता है, आम्भी को 5000 सैनिकों के साथ युद्ध के भूमि पर सिकंदर भेजता है। अब आम्भी भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है, लेकिन यह किसकी तरफ से शामिल हो रहा है? तो यह शामिल हो रहा है सिकंदर की तरफ से। तो इसीलिए बोला जाता है आम्भी को पहला देशद्रोही भी बोला जाता है कि भारत का पहला देशद्रोही कौन था? आम्भी। तो चलिए एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जब जो टॉर्न महोदय हैं, टॉर्नो महोदय क्या कहते हैं कि पोरस की जो सेना थी, पोरस का जहां पर पोरस ने अपना शिविर स्थापना कर रखा था, तो वहां पर लगभग 1,20,000 व्यक्ति थे। इसके साथ आने वाले 1020 व्यक्ति थे, लेकिन जो इसकी सेना में लड़ाई करने वाले थे, इसके सैनिक थे, वो कितने थे? मात्र 35,000 लोग थे। तो समझिए सिकंदर के साथ आने वाले लोग कितने थे? 1,20,000, लेकिन जो युद्ध करने वाले सैनिक थे तो वो मात्र कितने थे? तो 35,000 सैनिक थे जो कि युद्ध कर रहे थे। उसके अलावा अगर देखा जाए कि सिकंदर की सेना में मेसिडोनियन, बाल्कन, ईरानी, फिनीशियन, पश्तूनीज एंड इजिप्टियन, ये सारे सैनिक शामिल थे। इन सारे क्षेत्रों के सैनिक यहां पर शामिल थे। तो मेसिडोनिया का तो यह स्वयं था, तो जाहिर सी बात है कि मेसिडोनिया के लोग तो शामिल रहेंगे ही, लेकिन मेसिडोनिया के अलावा जो यहां पर और भी लोग थे। अब यहां पर जो पश्तूनीज है और ईरानी, अब ईरान को तो इसने हराया था ना, दारा तृतीय था, जो दारा तृतीय के साथ इसका युद्ध हुआ था, तो इसमें इसने विजय प्राप्त की थी। तो अगर दारा तृतीय के साथ इसने विजय प्राप्त किया और उसके साम्राज्य को, आपसे हमने बताया था कि जो पारसी पोलिया है उसकी राजधानी, उसको इसने जीतने के बाद जला दिया था,
तो अब समझिए कि ईरान में तो इसने पारसीपोलिया जो राजधानी थी उसको इसने जला दिया। तो उसके पश्चात अब यहां पर ईरानी भी शामिल हो गए। तो ऐसे इसकी सेना में इतने सारे देशों के लोग शामिल थे। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो इसके साथ और आए कौन कौन लोग थे, जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे दार्शनिक हैं। तो इसकी जो सिकंदर के साथ लोग आए थे उनमें आपके कौन कौन से लोग थे, तो उनके बारे में अगर एक बार देखा जाए तो आपके टालमी हो गया, सेल्यूकस हो गया, और आपका लीसिमचस हो गया, और पेडिकस हो गया। ये सारे लोग इसके साथ आए थे भारत। आप सेल्यूकस के बारे में जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर दोबारा युद्ध करने आता है, लेकिन उस टाइम पे जो सम्राट होता है तो चेंज हो जाता है। सम्राट उस टाइम पे कौन हो जाता है मित्रों, तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। और जब सेल्यूकस की लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है तो यह अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करवा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और दहेज में बैक्ट्रिया हो गया, और 4 क्षेत्रों को दान में दे देता है। गांधार का आपका पूरा क्षेत्र हो गया। तो ये सारे क्षेत्रों क्या करके चला जाता है, ये दान में दे, मतलब दहेज के रूप में दे करके चला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसी के साथ आपको पता होगा कि उसने अपना एक दार्शनिक मेगस्थनीज को भेजा था। और मेगस्थनीज की पुस्तक आपकी, आप जानते होंगे कि मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो किसके दरबार में भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि आपका एक विदेशी यात्री था। अब जैसे ही, अब देखिए सिकंदर के पास एक चीज था कि यह पोरस के साथ युद्ध तो करना चाहता, लेकिन इसको पहले से आभास था कि पोरस बहुत ही शक्तिशाली राजा है, और अगर उसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो मेरा सामना अच्छे तरीके से कर सकता है। तो क्या कहता है, अपनी सेना को कई सारे गुट में बांटता है, और वो जानता है कि जब तक यह पोरस की सेना सचेत है, जागती है, तब तक अगर मैंने नदी पार किया, झेलम नदी, तो मैं मारा जाऊंगा। तो यह डर किसको था, तो यह डर किसके अंदर था, सिकंदर के अंदर। तो ये करता क्या है कि जब बहुत बारिश हो रही होती है, वर्षा अपने चरम सीमा पर होती है, और वर्षा के साथ यह क्या करता है कि बिजली कड़कती रहती है, वर्षा होती रहती है, तो इसको समझ में आता है कि अब तो शोरगुल हो रहा है, और इस टाइम पे अगर मैंने नदी पार कर लिया तो यही चांस है कि मैं नदी को पार कर पाऊंगा और मैं जीवित रह पाऊंगा। तो ये क्या करता है कि रात के अंधेरे में 12,000 सैनिकों के साथ झेलम नदी को यह पार कर जाता है सिकंदर। तो देखिए मित्रों, करता क्या है, सिकंदर ने पोरस जैसे सावधान व शक्तिशाली शत्रु का सामने नदी पार कर पाना प्रायः असंभव था। कि अगर पोरस समझ गया कि नदी पार करके आ रहा है, वह हमको नदी के बीच में ही मार डालेगा। इसी कारण से यह करता क्या है कि सिकंदर ने नदी पार करने के लिए ऐसे स्थान को चुना जो पोरस के शिविर से दृष्टिगोचर नहीं होता था। दृष्टिगोचर मतलब कि देख नहीं पा रहा है पोरस। ऐसे किनारे पे जाओ कि जहां पे पोरस नजर नहीं बना के रखा है, उसकी दृष्टि ही नहीं जा रही है। तो उस क्षेत्र क्या करता है, उसी क्षेत्र में अपने लोगों को लेकर के जाता है, और यहां से कर क्या रहा है कि प्रभूत वर्षा, भयंकर वर्षा के साथ, और जब बिजली कड़क रही होती है तो झंझावट के शोरगुल में, अब बिजली कड़क रही है तो उस टाइम पे तो किसी को अंदाजा नहीं होगा ना कि कौन हमारे यहाँ आक्रमण करने वाला है, कौन क्या कर रहा है। तो उसी टाइम पे यह 12,000 सैनिकों के साथ, जो कि चुने हुए सैनिक होते हैं, उनके साथ क्या करता है, सिकंदर ने झेलम को अंधेरी रात में पार कर लिया। अब झेलम नदी को इसने पार कर लिया अंधेरी रात में। और जो प्रमुख शिविर था, प्रमुख शिविर में जो केटरस था, केटरस के नेतृत्व में एक विश्वसनीय सेना को छोड़ भी देता है, क्योंकि हर जगह पूरी सेना लेकर के जाएगा नहीं। आपने अभी जाना कि 35,000 थे इसके पास सेना, 35,000 में 12,000 लेकर के चला गया, और केटरस के संरक्षण में इसने वहां पर बाकी सेना को छोड़ दिया, जो कि इसके शिविर की भी रक्षा कर सके।
तो उसके अलावा और अगर देखा जाए आगे की चीजें, तो यह करता क्या है कि सिकंदर की जो सेना है, अब एक चीज आप लोग समझिए कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, दलदल है, नदी के किनारे युद्ध हो रहा है। तो अब यहां से एक चीज का अंदाजा लगे कि सिकंदर की जो सेना है, सिकंदर की सेना में सबसे अधिक घुड़सवार हैं जो कि घोड़े पे हैं, लेकिन पोरस की सेना में सर्वाधिक आपके ज्यादातर हाथी वाले, और कैसे, जिनके पास बड़े बड़े धनुष थे, जिनको जमीन पर टिका करके चलाना होता था, ऐसे लोग थे। आयुषी पांडे जी स्मार्ट सिकंदर, वाह, स्मार्ट तो था ही। रथ वाले सैनिक, रथ वाले सैनिक भी थे, और इनके पास अश्वारोही भी थे। पोरस के पास भी अश्वारोही थे, आपने अभी पढ़ा है कि पोरस के पास भी अश्वारोही थे, लेकिन सिकंदर की सेना में ज्यादा सैनिक थे, कैसे, अश्वारोही वाले, घोड़े वाले ही ज्यादातर सैनिक थे। अब आप समझे, ईरान और आपके जो मेसोडोनिया है, वहां पे हाथी वगैरह उतने अच्छी क्वालिटी पाए नहीं जाते थे। आपने अभी जाना कि भारत के ही क्षेत्रों में हाथी बहुत ज्यादा ये लोग रखते थे, तो इनके पास हाथी वगैरह उतनी ज्यादा नहीं थे। तो चलिए आगे हम लोग देखें कि सिकंदर की सेना में क्या थे, घुड़सवार बहुत अधिक मात्रा में थे। सिकंदर अश्वदल के साथ स्वयं दक्षिण पार्श्व पर, अब समझिए सिकंदर की आप रणनीति देखिए कि किस तरीके से वह युद्ध कर रहा है, क्योंकि सिकंदर ने सामने से कभी युद्ध किया ही नहीं। पोरस के साथ सिकंदर ने एक रणनीति बनाई, उसके तहत इसने युद्ध किया था। अब रणनीति कैसी थी उसमें, तो आप लोग देखिए कि सिकंदर अश्वदल के साथ स्वयं दक्षिण पार्श्व पर खड़ा हुआ, किधर, दक्षिण तरफ यह खड़ा हो गया, और सेना नायक कोनोस को, सेना नायक किसका कौन था, कोनोस, कोनोस को क्या किया, दो टुकड़ियों के साथ वाम पार्श्व पर खड़ा कर दिया। वाम पार्श्व क्या, बाएं तरफ, किधर, बाएं तरफ खड़ा कर दिया। अब इसकी रणनीति देखिए मित्रों कि अब कर क्या रहा है कि पहले ये कर रहा है कि खुद दक्षिण की तरफ खड़ा हो गया, जिधर से प्रवेश किया नदी की तरफ। दूसरा, ये सेना नायक जो कोनोस है उसके साथ दो टुकड़ियों को उसके बाएं तरफ भेज दिया। और अगली इसकी क्या चीजें हो रही हैं कि देखिए, अब यह पहले यह योजना क्या बनाता है कि तब तक दोनों सेनाएं आक्रमण नहीं करेंगी। सेल्यूकस भी इसी के साथ में था, सेल्यूकस निकेटर भी इसी के साथ में था, और यह कहता क्या है कि दोनों सेनाएं तब तक आक्रमण नहीं करेंगी जब तक पोरस की सेना में अस्त व्यस्त ना हो जाए। तो समझिए क्या कह रहा है कि आप बाएं तरफ से इसमें आक्रमण करिए, और बाएं तरफ से आक्रमण करने के पास तब तक सिकंदर उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा जब तक इसकी सेना अस्त व्यस्त पूरी तरीके से ना हो जाए, पोरस की सेना। लेकिन पोरस ने बहुत ही शक्तिशाली के साथ इसके साथ युद्ध किया, और बहुत समय तक इतनी वीरता के साथ पोरस ने युद्ध किया कि 1 इंच भी सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ सकी। अब समझिए, इसीलिए कहा गया है कि यह भारतीयों का दुर्भाग्य था कि प्रारंभ से ही युद्ध उनके विरुद्ध रहा, क्योंकि यहां के जो लोग थे उन लोगों ने स्वयं ही धोखा कर रखा था। जैसे कि आपको पता है आम्भी ने धोखा किया ही था। आयुषी पांडे ट्रेवल करने के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं हॉर्स, और सिकंदर वाज इन्वेडर। जी जरूर, ट्रॉलर था, और दूर से भी वह यात्रा करके आया था, मेसोडोनिया, यूरोप से, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास घोड़े अधिक होंगे। और यहाँ के जो राजा हैं वो अधिकतर हाथियों का ज्यादा प्रयोग करते थे, प्रथम में हाथी ही रखते थे। तो एक बार पुनः आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, आप लोग बराबर क्लास में बने हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप सब लोग बताइए चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को कि नहीं। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं।
तो चलिए, इसने योजना क्या बनाई कि पहले जो कोनोस है, कोनोस पृष्ठ साइड से, और जो सेल्यूकस है वो पार्श्व तरफ से इसके ऊपर आक्रमण करेगा, और सिकंदर तब तक इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा जब तक कि इसकी सेना पूरी तरीके से अस्त व्यस्त ना हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से इनके युद्ध होते हैं और कौन जीत रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो इसमें आगे देखिए कि यह भारतीयों का दुर्भाग्य था कि प्रारंभ से ही युद्ध उनके विरुद्ध रहा। उसके पश्चात पोरस की सेना के सैनिक विशाल धनुष, कैसे, तो विशाल धनुष युक्त थे जिन्हें वर्षा के कारण जमीन पर रखवाना मुश्किल था। अभी हमने आपको बताया कि इनके पास बड़े बड़े धनुष थे जिसके कारण से यह जमीन पे नहीं रख पा रहे थे। और सेना के विशालकाय हाथी तथा भारी रथ यूनानी सेना के तीव्र गामी घोड़ों के सामने नहीं टिक सके। अब यूनानी सेना के पास रथ, जो घोड़े थे, बहुत ही तेज भाग रहे थे, और भारतीयों के रथ जो थे बहुत ही भारी होते हैं, तो वो क्या होते कि जमीन पे गड़ जाते थे। उनके जो पहिए थे, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम में कर्ण का पहिया दब गया था जमीन पे, तो ऐसे ही इनके भी पहिए क्या होते थे, जमीन पे नीचे धंस जा रहे थे। तो बड़े बड़े रथ थे, रथ के पहिए इनके जमीन पे धंस जा रहे थे। यही कारण है कि पोरस, लेकिन बताते हैं बहुत सारे इतिहासकार क्या है, कहते हैं, जैसे कि आप एक प्लूटार्क महोदय को जानते हैं। प्लूटार्क महोदय क्या कहते हैं कि भारतीयों ने बहुत ही शौर्य के साथ लड़ाई की थी। भारतीय लोग थे, बहुत ही शौर्य के साथ लड़ाई की थी, और दिन के लंबे समय तक सिकंदर के सैनिकों को एक तिल भी आगे बढ़ने नहीं दिया था। अब समझिए कि थोड़े टाइम के लिए भी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। तो प्लूटार्क के अनुसार क्या है कि भारतीय योद्धा बड़े ही शौर्य से लड़े थे। दिन के लंबे समय तक सिकंदर के सैनिकों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। सेल्यूकस ने अपनी आंखों से भारतीय हाथियों द्वारा अपनी सेना को रौंदता हुआ देखता है। तभी आप लोग यहीं से देखिए कि पहली बार सेल्यूकस निकेटर यहां पर देख रहा है पोरस के साथ युद्ध में कि भारतीय जो हाथी हैं किस तरीके से हमारी सेना को रौंद रहे हैं। इसी कारण से जब वह मौर्य साम्राज्य के साथ युद्ध करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथियों को उपहार में मांगता है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। और किसको उपहार में दिए थे मित्रों? तो आपको पता होगा कि सेल्यूकस निकेटर को इसने उपहार में दिए थे 500 हाथी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो पोरस था बहुत ही शक्तिशाली होने के बावजूद एक विशालकाय हाथी में चढ़ा हुआ लास्ट तक लड़ता है, अपने अंतिम समय तक लड़ाई करता है। और अंत में पोरस की हार होती है और सिकंदर यूनानी सेना की विजय होती है और यूनानी सेना जीत जाती है। तो इसमें आगे क्या हो रहा है कि विशालकाय हाथी पर आसीन पोरस युद्ध के अंतिम समय तक लड़ता है और अंत में कुशल प्रशिक्षित यूनानी सैनिक शक्ति की बदौलत विजयश्री ने सिकंदर का वरण किया। तो समझिए कि लास्ट में सिकंदर की विजय होती है। अब जब सिकंदर जीत जाता है तो पोरस के दरबार में आम्भी को संदेश लेकर के पोरस को आत्मसमर्पण के लिए बोलता है कि पोरस आत्मसमर्पण कर दे। तो जैसे ही वह आम्भी को देखता है तो दोबारा से ड्रीम आईएस सर, यू वे ऑफ टेक्निक इज वेरी नाइस, थैंक यू। तो जैसे ही देखिए अब विजयश्री मिल गई किसको? आपने जाना कि सिकंदर जीत गया और सिकंदर ने आम्भी को भेजा आत्मसमर्पण करवाने के लिए संदेश के साथ। और किसके पास भेज रहा है? तो आपने अभी देखा कि पोरस के पास। और जैसे ही पोरस देखता है आम्भी को, वैसे ही उसकी भुजाएं फिर से फड़कने लगती हैं, क्योंकि जब यह एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी जो धोखा करने वाला इंसान है उसको देखता है तो उसके मन में ऐसा विचार होने लगता है कि इसको अगर हम
चाहे तो अभी मार डाले, लेकिन क्या करें, पोरस भी विवश था, उसको मार तो सकता नहीं था क्योंकि वह हार चुका था। तो इसी कारण से लेकिन दोबारा से वह सोचता है कि आम्भी को वह अपने दरबार में ही उसकी हत्या कर दे, लेकिन वह उसकी हत्या नहीं कर पाता है। लेकिन पोरस का मित्र है एक मेरूस, और मेरूस के बहुत समझाने पर अंततः पोरस सिकंदर को क्या करता है, अपने आप को समर्पण कर देता है। तो कौन समझा रहा है इसको, तो मेरूस के समझाने पर, मेरूस कौन है, पोरस का मित्र है, और मेरूस के समझाने पर यह अपने आप को समर्पण कर देता है। और सिकंदर ने जब इसको बंदी बना लिया, और बंदी बना लेने के पश्चात जब राजा पोरस से पूछता है कि बताइए आपके साथ क्या करना चाहिए, आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो पोरस बहुत ही निर्भीकता के साथ कहता है कि एक शासक जैसा व्यवहार दूसरे शासक के साथ करता है, अंततः मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। समझिए, एक शौर्यवान राजा हार भी गया है तो अपनी हार को किस तरीके से स्वीकार कर रहा है, या हमको अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि हमारे जो राजा थे कितने शौर्यवान थे। आपको पोरस से सीखना चाहिए, महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए कि चाहे हमारे सामने मृत्यु ही क्यों ना हो, हम मृत्यु का वर्ण करेंगे लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हम मर जाएं ये जरूरी है, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, यह हमारे लिए कभी भी स्वीकारनीय नहीं होगा। कभी भी हम इन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम किसी की अधीनता को स्वीकार करें। तो जब यह सुनता है सिकंदर, सिकंदर भी एक बहुत महान योद्धा है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। तो जब सिकंदर ये चीजें सुनता है तो उत्तर सुन करके सिकंदर बहुत ही प्रभावित होता है, और उसने केवल उसका राज्य ही वापस नहीं किया, उसके अलावा प्लूटार्क महोदय कहते हैं कि 150 संघ राज्य, 1500 संघ राज्य, और उसके अलावा जो 500 नगर हैं, इन सारी चीजों को, जो कि अनेक गांव वहां के मौजूद थे, उनको भी अपने में शामिल कर लेता है। और किसको, सिकंदर ने उसका राजा किसको बना दिया, पोरस को। तो यहां पर हमको एक चीज सीखना चाहिए इस घटना से कि हमेशा एक जो प्रतिभाशाली शौर्यवान व्यक्ति ही दूसरे की शौर्यता को पहचान सकता है। जो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए वो तो डरपोक थे, लेकिन पोरस की जो महानता और उसके शौर्य को देख करके उसको जो इनाम में मिला, सिकंदर ने जब उसका वचन सुना कि नहीं, एक राजा को दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि राजा करता है, मतलब मेरा वध कर देना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी चीजें दे रहा है। तो उसके अलावा 15 जो संघ राज्य है, उसके बाद 500 नगर को दे दिया वापस इसको, और राजा बना दिया। आगे, और जैसे यह युद्ध जीतता है तो उसके बाद 2 नगरों की यह स्थापना करता है। सिकंदर का जो घोड़ा होता है, सिकंदर की घोड़ा की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या होता है मित्रों, तो बाउकेफला। क्या होता है इसके घोड़े का नाम, बाउकेफेला। तो यह 2 नगरों की स्थापना करता है, एक आपका निकैया हो गया और दूसरा आपका बाउकेफेला। इन नगरों की स्थापना करता है। दूसरा नगर अपने घोड़े की स्मृति में स्थापना करता है, और पहला नगर जो निकैया है वो झेलम नदी के तट पर, जिसको हम विजयनगर नाम से भी जानते हैं, झेलम नदी के तट पर अपनी जो विजय है, विजय के उपलक्ष्य में स्थापना करता है। और जहां पर यह युद्ध हुआ था तो इसको कर्री का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, तो इसको हम कर्री का मैदान बोलते हैं। तो आगे देखा जाए कि उसके अलावा क्या क्या चीजें मिलती हैं, कि झेलम का युद्ध संभवतः मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया होगा। संभवतः कब इसका युद्ध लड़ा गया,
तो 326 ईसा पूर्व में इसका युद्ध लड़ा गया। सिकंदर ने इस युद्ध की स्मृति में एक विशेष प्रकार की मुद्रा का प्रचलन करवाया, जिसकी आपकी तक्षशिला से 2 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इन मुद्राओं में बना क्या है कि जिसमें पोरस के हाथी का पीछा करते हुए उछलते हुए प्रदर्शित किया गया है कि पोरस का हाथी बना हुआ है और सिकंदर घोड़े पे बैठे हुए उसका पीछा कर रहा है और उछलते समय उसकी ऐसे ही मुद्रा का अंकन किया गया है। और ये जो 2 मुद्राएं हैं तक्षशिला से प्राप्त होती हैं। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो आगे हमारा जो दूसरा युद्ध होता है तो झेलम वितस्ता के युद्ध के बाद का युद्ध, जो झेलम का युद्ध होता है उसके पश्चात कौन कौन से युद्ध होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो होता है सिकंदर कौन से राज्यों को जीतता है। तो जैसे ही वो झेलम नदी को पार, अब झेलम नदी को तो पार कर गया, झेलम नदी को पार करने के बाद सबसे पहले वह क्या करता है, ग्लैचुआयन जो एक क्षेत्र है जो आपकी जनजाति है कौन सी, ग्लौचुकायन, ग्लौचुकायन राज्य पर आक्रमण करता है और उसे क्या करता है कि पोरस के राज्य पर मिला देता है। इस जनजाति के ऊपर आक्रमण करता है और इस क्षेत्र को क्या करता है कि वह मिला देता है। उसके बाद जो अश्वक प्रदेश में विद्रोह होता है, अश्वक प्रदेश का जो क्षत्रप था, उपराजा जिसको हम लोग जानते हैं, सामंत भी बोल सकते हैं, उपराजा भी बोल सकते हैं, गवर्नर भी बोल सकते हैं, वायसराय भी बोल सकते हैं उसे। तो जो नियुक्त किया गया था तो उसको क्या किया जाता है कि जो निकोबार को नियुक्त किया गया था तो वहां के लोगों ने जब विद्रोह किया तो इसको मार डाला, निकोबार को। क्या नाम था इसका, निकाबोर नाम क्या था मित्रों, तो इसका नाम था निकाबोर। तो इसको क्या करता है, मार डालता है। उसके बाद यहां पर जो फिलिप है, फिलिप ने विद्रोह को शांत किया। यहां पर 2 लोगों ने विद्रोह कर शांत किया, टाइरेस्पेस और फिलिप, इन 2 लोगों ने विद्रोह का दमन किया। उसके पश्चात यह क्या करता है कि चिनाब व रादी नदियों के बीच में गंदारिस, गंदारिस का शासक जिसको हम छोटा पुरु नाम से जानते हैं, उसके राज्य को भी यह विजय कर लेता है और छोटा पुरु को भी यह हरा देता है। और छोटा पुरु को हराने के बाद उसके राज्य को भी अपने में शामिल कर लेता है। उसके पश्चात जब हम आगे देखते हैं तो यह एक जनजाति से मिलता है। आगे जब यह बढ़ता है तो इसको बढ़ने के बाद रावी नदी का जो अगला गणराज्य होता है कठ जनजाति का होता है और यह जनजाति जो है बहुत ही लड़ाकू योद्धा माने जाते थे। ये जो कठ जनजाति है बहुत ही लड़ाकू योद्धा माने जाते थे ये लोग। और इनके बारे में एरियन महोदय कहते हैं कि जो कठ जनजाति के लोग थे तो कठ जनजाति के कबीलों के पास क्या था कि बड़ा नौका विहार था, क्या, जहां पर नावें बहुत सारी लग सके, ऐसा एक घाट था इनके पास जहां पर नावों को लगाया जाता था। ऐसा एक बड़ा सा घाट था इनके पास। तो उस घाट को और क्या, जो जहाजी रसोई बेड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि जहाज में जैसे कि खाना बनाने के लिए रसोई घर होता है, तो इसी तरीके से उसको इन्हें क्या किया था कि सिकंदर को दान में दिया था। दान में नहीं, एक प्रकार से बोला जाएगा उपहार में दिया था, क्योंकि दान में तो नहीं देंगे उसे, उपहार में दिया था। तो उपहार में क्या दे रहे हैं, जहाजी रसोई घर। और इनके पास बहुत बड़ा क्या था, जहाज का घाट था जहां पर नाव वगैरह उतार सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या चीजें दी थी कि बहुत सारी जो परिवहन नौकाएं होती हैं, परिवहन नौकाओं को दिया था। उसके अलावा और जो चीजें हैं, क्या करता है कि पहली बार जब ये इसकी लड़ाई होती है किसके साथ, कठों के साथ, तो कठों के साथ लड़ाई में सिकंदर बुरी तरीके से घायल हो जाता है, क्योंकि कठ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उनकी जब तीरों से यह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और सिकंदर के जो अश्वारोही होते हैं वो पूरी तरीके से निष्फल हो जाते हैं। और उसके पश्चात जो 5000 सैनिक जो राजा कौन सा आपका पोरस, राजा पोरस से
5,000 सैनिकों की यह मदद लेता है सिकंदर दोबारा, और फिर जा करके कठ जो गणराज्य है, कठ गणराज्य के साथ युद्ध करता है। और कठ गणराज्य से युद्ध करने के बाद, कठ गणराज्य के साथ युद्ध करने के बाद क्या करता है कि यह विजय प्राप्त कर लेता है। तो चलिए आगे ये क्या कर रहा है कि गंधारिस के साथ युद्ध करता है, जो कि छोटा पुरु होता है, आक्रमण किया तथा संपूर्ण प्रदेश को भी पोरस राज्य में मिला दिया। रावी नदी पार अगला गणराज्य कठ था, जो कि सबसे शक्तिशाली और लड़ाकू योद्धा माने जाते थे। पोरस की 5,000 सैन्य सहायता से उनको परास्त किया, और यहां से सिकंदर व्यास नदी के तट पर पहुंच जाता है। यहां से सिकंदर कहां पहुंच गया? तो व्यास नदी के तट पर यह यहां से पहुंच जाता है। आगे अगर देखा जाए सिकंदर का प्रत्यावर्तन, अब देखिए लास्ट लड़ाई इनकी कठ गणराज्य के साथ होती है, और यहीं से ये जो प्रत्यावर्तन है, अच्छा प्रत्यावर्तन मीन्स होता क्या है? पुनः वापसी, घर वापसी। तो यहां से अब ये क्या करता है कि अपने घर की तरफ वापस होने लगता है। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, जैसे ही वह व्यास नदी के तट पर पहुंचता है तो भागल नामक एक सरदार होता है। भागल नामक सरदार क्या करता है? इसको नंद वंश की शक्ति के बारे में बताता है कि नंद वंश की शक्ति कितनी ज्यादा है, कितने सारे सैनिक हैं उसके पास। तो जैसे ही वह नंद वंश की शक्ति के बारे में परिचित होता है तो उसकी सेना में कहीं ना कहीं साहस टूट जाता है, और पूरी सेना जो है पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जैसे ही सेना का साहस टूटने लगता है तो इनमें इनका जो आप देखिए कि भागल नामक एक जो सरदार है वो क्या करता है कि उसके सैनिकों को नंद वंश के सैन्य शक्ति का विस्तार करवाने के लिए अवगत कराता है कि इसकी सैनिक शक्तियां किस तरीके से विस्तारित थी। उसके अलावा इसकी जो सेना है पूरी तरीके से इनका कौशल टूट चुका होता है, क्योंकि सेना पूरी तरीके से थक भी चुकी होती है, थक जाती है। और थकने के पश्चात इसमें हो क्या रहा है कि झेलम व संगल के युद्धों में सिकंदर की सेना का साहस टूट चुका था, और सेना नायक कोनेस सिकंदर को मातृभूमि लौटने का आग्रह करता है। कि जो सेना नायक कोनेस है, कोनेस बताता है कि हमारी जो सेना है पूरी तरीके से थक चुकी है, और लोगों को लेकर के आता है और कहता है कि अब आप वापस अपनी मातृभूमि की तरफ लौटिए, और सेना में अब आगे लड़ाई करने की जिज्ञासा नहीं बची है। अब आगे की लड़ाई ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो आगे ये क्या क्या चीजें बता रहा है कि व्यास नदी के तट को अपनी विजय सीमा अंकित करते हुए वहां से उसने यूनानी देवताओं की स्मृति में 12 वेदिका स्तंभ स्थापित किया, और उसकी विधिवत पूजा करता है। और वह क्या करता है कि हमारी लास्ट जो सीमा है व्यास नदी के तट पर है, और उसी के स्मृति में यह 12 वेदिका स्तंभ स्थापित करता है, और वहीं पर विधिवत पूजा करके अपने देवता की, और वहां से यह वापस हो जाता है। और वापस होते समय जब प्रत्यावर्तन के दौरान सिकंदर को सर्वप्रथम मालव व क्षुद्रक गणों को संगठित प्रतिरोध मिलता है। पहली बार इसको 2 संघ मिलते हैं, मालव और क्षुद्रक। जब यह लौटता है, लौटते समय ये 2 संघ हैं जिनके साथ इसका युद्ध होता है, और लगभग 50,000 मालव रावी नदी के तट पर, दक्षिणी तट पर इकट्ठा होकर के इसके साथ युद्ध करते हैं। लेकिन यह बुरी तरीके से इनको हराता है, मालवों को, और मालवों को हराने के पश्चात सब लोगों की यह हत्या कर देता है। और इसी युद्ध में सिकंदर को तीर लगती है, बाणों की वर्षा से यह मूर्छित हो जाता है। इसी युद्ध में क्या करता है सिकंदर? स्वयं मालवों की बाण वर्षा से मूर्छित हो जाता है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो व्यास व चिनाब के संगम पर स्थित अगलस, जिसको हम आगा लसोई जाति जानते हैं, उसके समय यह क्या करता है? प्रतिरोध में इसका प्रतिरोध करते हैं। तो जब यह जनजाति के लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं तो उस टाइम पे हो क्या रहा है? आखिरकार प्रतिरोध में आप जानते हैं कि पहली बार यह क्या करता है? अपने बच्चों को और अपनी औरतों को आग के एक कुंड में उनको जला देता है, जो आपकी अगलस जनजाति है। और फिर उसके बाद से सिकंदर के साथ यह युद्ध करते हैं। और यहीं से कहीं ना कहीं जौहर की जो प्रतिक्रिया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजपूतों ने बाद में जौहर किया था,
राजपूत की रानियां जो थी उन्होंने जौहर किया था, तो कहीं ना कहीं यहीं से पूर्वाभास माना जाता है कि उन लोगों को प्रेरणा कहां से मिली थी, यहीं से मिली थी। पहली बार जौहर के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो आपके जो अगलस जनजाति है यहीं से आपका जौहर के प्रथम बार प्रमाण मिलते हैं। आगे अगर देखा जाए कि इन्होंने क्या किया था, जौहर कर लिया था, सारी महिलाओं को इन्होंने मार डाला था और जो छोटे छोटे बच्चे थे सब लोगों की हत्या कर दिए थे। उसके पश्चात सिवी लोगों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। और फिर जो सिंध के राज्य थे, तो सिंध के जो राज्य थे उनमें क्या था कि राजनीतिक व्यवस्था जो थी ब्राह्मणों के प्रभाव में थी और यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर राजा थे और यह कैसी थी कि यह ब्राह्मणों के प्रभाव में थी। उसके अलावा जो निचला सिंधु था वहां पर ब्राह्मणों का शक्तिशाली राज्य था। जो निचली सिंधु थी वहां पर ब्राह्मण बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मुसिकनोस तथा आक्सिकनोस ने यूनानी दास्ता का जुआ उतार फेंका, क्योंकि ब्राह्मणों ने यहाँ पर आह्वान किया अपने धर्म को लेकर के कि आप लोग अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड है, आप ब्राह्मण हैं, तो आकर के मिल करके साथ में आप लोग युद्ध करिए और जो कोई युद्ध नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो उसके पहले मुसिकनोस और आक्सिकनोस ये दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, किनकी, सिकंदर की। लेकिन जब इन्होंने सुना कि ब्राह्मणों ने हमको क्या किया, आवाहन किया है, तो इन लोगों ने जो दास्ता का जुआ था उसको उतार फेंका और दोबारा से युद्ध की तैयारी करने लगे और दोबारा से इनके साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। तो आगे अगर देखा जाए अंत में सिकंदर सिंधु के तट पर पाटल राज्य में पहुंचा। जब लौटते समय तो अंत में कहां पहुंच रहा है, तो पाटल राज्य में पहुंचता है। डियोडोरस के अनुसार यहां पर द्वैध राज्य था। द्वैध राज्य क्या होता है कि जहां पर दो राजाएं चलाते हैं, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली। उसके अलावा अगर देखा जाए कि यहां सिकंदर की अंतिम विजय थी, कौन सी, आपकी पाटल। पाटल विजय क्या थी, अंतिम विजय थी सिकंदर की। उसके अलावा ईसा पूर्व 325 में सितंबर माह में जेड्रोसिया, जिसको बलूचिस्तान मकरान में अपनी ग्रह यात्रा प्रारंभ करता है। यहां से अब वह सीधे घर की ओर लौटना प्रारंभ कर देता है। कब, 325 ईसा पूर्व में, जो कि सितंबर माह था, जो आपका बलूचिस्तान आज का पड़ रहा है, जिसको हम जेड्रोसिया नाम से जानते हैं। वहां से यह रेगिस्तान से क्या करता है कि अपने घर की तरफ, मेसोडोनिया की तरफ यात्रा प्रारंभ कर देता है। लेकिन इसकी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मस्तिष्क का ज्वर हो जाने से, मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाने से और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने आपको कल बताया था कि सिकंदर इकलौता ऐसा सम्राट था कि जिसका जन्म यूरोप में हुआ था, मृत्यु एशिया में हुई है और अंतिम संस्कार इसका कहां हुआ था, अफ्रीका में। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो जो इसके आक्रमण का प्रभाव पड़ा, आखिरकार प्रभाव क्या क्या पड़ता है, तो प्रभाव के बारे में देख लेते हैं कि इसके आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा। केवल यह कितने माह तक रहा, तो यहां पर सिर्फ 19 माह तक था सिकंदर। उसके अलावा अगर देखा जाए कि और क्या चीजें, तो एरियन के अनुसार यह क्या कहता है कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को 6 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसमें से 3 सिंधु के पश्चिम तरफ थे और 3 सिंधु के पूर्व की ओर थे। कहां पर, आपके 3 सिंधु के पश्चिम में थे और 3 सिंधु के पूर्व में थे। जो आपके सिंधु के उत्तरी पश्चिमी भाग का पहला छत्रप कौन था, निकोबार था, लेकिन उसकी हत्या के बाद इसने फिलिप को वहां का छत्रप बना दिया था। इसमें आपको बता दिया जाए जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र के जो आपके छत्रप थे, जिनको हम उपराजा बोलते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र के छत्रप कौन थे, तो पश्चिमी क्षेत्र के छत्रप थे आपके यूनानी और पूर्वी क्षेत्र के छत्रप थे आपके जो हिंदुस्तान के थे, भारतीय लोग थे। उसके अलावा अगर देखा जाए कि सिंधु व झेलम के बीच का भाग तक्षशिला के शासक आंभी के अधीन था। आपको पता ही होगा कि आंभी के अधीन पर यह सारा शासक था। और झेलम नदी के पूर्वी का भाग, जिसको सबसे बड़ा प्रांत था, उसको किसको दे दिया, पोरस को दे दिया था। सबसे बड़ा प्रांत किसके अंडर में था, तो पोरस के अंडर में सबसे बड़ा प्रांत था। उसके अलावा सिंधु नदी का जो निचला भाग था वह छत्रप पिथोन के,
नियुक्त था। तो ये रही आपकी सिकंदर की क्लास। सिकंदर के बारे में आज आप लोगों ने अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सिकंदर के बारे में सारी चीजें जानकारी प्राप्त कर ली होंगी। और कल से हम लोग जो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने सिकंदर का आक्रमण पढ़ा। पहले हमने पोरस के बारे में पढ़ा, फिर छोटा पुरु जिसको बोलते हैं, और फिर इसका प्रत्यावर्तन किस तरीके से यह वापस हुआ। आयुषी पांडे जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए, इस तरीके से जिस तरीके से इसका आगे की यात्रा हुई उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके आगे हम लोगों के जो बैचेस हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर कि यूपी टेट 2026 के लिए हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि आप जब द स्मार्ट विजन क्लासेस में जाएंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में द स्मार्ट विजन क्लासेस डाउनलोड करेंगे और वहां पर आप देखेंगे तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, संघर्ष बैच, जो कि आपका बिल्कुल मुफ्त है। उसके अलावा जूनियर लेवल का भी बैच हमारा आ चुका है। उसके अलावा प्राइमरी प्लस जूनियर लेवल के भी बैचेस हैं। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए, ताकि आप लोग सही तरीके से यहाँ